नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक स्पर्श के अध्याय 5 सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कवि का जीवन परिचय। 20 मई 1990 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनके बाद की कविता में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। यहां जो कविता दी गई है उसमें कवि ने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के द्वारा जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम करते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत प्रदेश की, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश की वर्षा ऋतु का कवि ने सुंदर वर्णन किया है। उस समय प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं उसी का कवि ने वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वेश का अर्थ होता है रूप, परिवर्तित का अर्थ है बदलना। पावस का अर्थ हो गया वर्षा ऋतु। कवि यहां क्या कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो चुका है और जिसकी वजह से पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? अर्थात कभी बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। यानी पर्वत प्रदेश में ऐसा ही होता है। एक पल के लिए जहां धूप निकली हुई है, दूसरे ही पल वहां बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। आगे कवि क्या कह रहा है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। मेखलाकार, मेखलाकार का अर्थ क्या होता है? करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्त्र का अर्थ है हजार। दृग्सुमन का अर्थ है पुष्प रूपी आंखें। अवलोक का अर्थ है देखना। महाकार का अर्थ है विशाल आकार। किसका? पर्वत का। ताल का अर्थ है तालाब। मेखलाकार पर्वत अपार। कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी अर्थात कमर में बांधे जाने वाले आभूषण से की है। कवि क्या कह रहा है कि करगनी के आकार वाले पहाड़ अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। पर्वत अपने सहस्त्र अर्थात हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, कि वह नीचे जल में अपने विशाल आकार को
देख रहा है, अपने महान आकार को देख रहा है, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाल रखा है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का अर्थात दर्पण का काम कर रहा है। ऐसा लगता है, वह तालाब देखने में ऐसा लगता है जैसे दर्पण हो और उसमें पर्वत की जो परछाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत की जो आंखें हैं, पुष्प रूपी आंखें, वो उस परछाई को उस तालाब में देख रही है। आगे है, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहां कवि है वो पहाड़ से गिरते हुए झरनों का वर्णन कर रहा है। कवि क्या कह रहा है? गिरी का अर्थ है पर्वत, मद का अर्थ है मस्त, उत्तेजित का अर्थ है उत्साह है, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने हैं, वो झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। निर्जर किसको कहा गया है? झरनों को। झाग, जो उस झरने जब झरते हैं तो उनसे जो झाग निकलते हैं, जो बुलबुलें निकलती हैं, उसको कवि ने मोतियों की लड़ी कहा है, मोतियों की लड़ियों के समान कहा है। आगे क्या कह रहा है कवि? गिरी का गौरव गाकर झरझर, कि जो झरने हैं वे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो, मद में नस नस उत्तेजित कर। और वे झरने मस्त होकर के कलकल ध्वनि के द्वारा सभी के मन में उत्साह और प्रसन्नता भर देती हैं, सभी प्रसन्न हो उठते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, एनिमेश अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर का अर्थ है पर्वत, उर का अर्थ है हृदय, उच्चाकांक्षाओं का अर्थ है ऊंचा उठने की कामना, तरवर का अर्थ है पेड़, नीरव नभ का अर्थ है शांत आकाश, रव का अर्थ होता है आवाज, नीरव का अर्थ हो गया जिसमें कोई आवाज नहीं है यानी शांत। एनिमेस का अर्थ है एक टक देखना, लगातार देखना। अटल का अर्थ है जो टल ना सके, एक स्थान पर स्थित रहना। तो कवि यहां पर क्या कह रहा है? गिरिवर के उर से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, कि कवि यहां कह रहा है कि पर्वत के हृदय से उठकर अनेकों पेड़ उच्च आकांक्षाओं से यानी ऊंचा उठने की इच्छा से एक टक हैं। एनिमेस अटल यानी एक टक हैं, वो है झांक रहे नीरव नभ पर, वो शांत आकाश की ओर देख रहे हैं, शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं कुछ चिंता पर, कि ऐसा लगता है मानो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे कैसा भी समय आए, कैसी भी बाधा, कैसा भी संकट, कैसी भी समस्या हमारे सामने आ जाए, उन समस्याओं से लड़ते हुए, उन बाधाओं को दूर उठते हुए उच्च आकांक्षा लेकर के हमें ऊपर उठना चाहिए। आप में से कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आपको भी आपके सामने आने वाली हर समस्या को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश, रवशेष का अर्थ है केवल आवाज का रह जाना, पारद का अर्थ है पारे के समान धवल, पर का अर्थ होता है पंख, यहां होगा चमकीले पंख, भूधर का अर्थ है पर्वत। तो कवि यहां कह रहा है जब तेज बारिश होती है पर्वत प्रदेश में, तो वहां पर जो पर्वत हैं और बादल हैं
वो एक स्थान पर होते हैं। बादल जब पर्वतों से होकर निकलते हैं तो पर्वत कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो उसी का कवि ने यह वर्णन किया है कि उड़ गया अचानक लो भूधर, कि भूधर है जो पर्वत है वह अचानक उड़ गया। फड़का अपार पारद के पर, कि वह अपने चमकीले पंखों को फड़फड़ा करके अचानक उड़ गया। रवशेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब तो पर्वत तो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो झरने हैं जो वहां गिर रहे हैं उनकी आवाज जो है वह वहां पर शेष रह गई है, यानी उन झरनों की आवाज है वो वहां आ रही है। रवशेष का अर्थ है आवाज शेष रह जाना। टूट पड़ा है भू पर अंबर, और ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश है वह धरती पर टूट पड़ा हो। भू का अर्थ है धरती। आगे है धंस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सभ्य का अर्थ है भय सहित, शाल का अर्थ है शाल के वृक्ष, ताल का अर्थ है तालाब, और जलदयान का अर्थ है बादल रूपी विमान। विचर का अर्थ है घूमना। इंद्रजाल का अर्थ है इंद्र की जादूगरी। तो कवि यहां क्या कह रहा है, धंस गए धरा में सभ्य शाल, कि चारों ओर जब भयानक बारिश हो रही थी तो प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ थे वो ही डर के साथ धरती में धंस गए। धरा का अर्थ है धरती। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जब बारिश का मौसम होता है तो उमस के कारण वाष्प सी जो निकलती है, जो कोहरा छा जाता है, तो उसको कवि ने धुआं कहा है। वो जो धुआं उठ रहा है तो वो ऐसे लग रहा है जैसे जो पर्वत के नीचे जो तालाब था वह जल गया हो। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखलाता हुआ घूम रहा हो। तो पर्वत प्रदेश की ऐसी प्राकृतिक छटा का कवि ने वर्णन किया है। तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।